नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आप जब भी अपने मेहनत के पैसे को बचाने के लिए सोचते हैं तो आप यह सोचते हैं कि आपको आपका पैसा कहाँ रखना चाहिए, कहाँ डिपॉजिट करना चाहिए। लोगों के पास में हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है आपका बैंक का सेविंग अकाउंट, जहां पर अपने सेविंग अकाउंट पर आप अपने पैसे को डिपॉजिट करके रख सकते हैं। दूसरा होता है आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, जहां पर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही जगहों पर आपका सेविंग अकाउंट होता है, दोनों ही जगहों पर आपकी जो पैसे है वो सुरक्षित रहते हैं, दोनों ही जगहों से आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, कई सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें हमारा बैंक अकाउंट कहाँ रखना चाहिए जहां पर हमको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में इन दोनों ही कंफ्यूजनों को आपको दूर करने वाला हूं कि आपको आपका पैसा कहाँ रखना चाहिए, कहाँ आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और कहाँ पर पैसे रखने से आपको ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। तो मैं आज के इस वीडियो पर बताऊंगा कि इन दोनों ही बैंक अकाउंट में कौन कौन से मेजर डिफरेंस है, कौन कौन से मेजर अंतर है, जिसको आप ध्यान में रखते हुए आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने पैसे को सही जगह पर कैसे आप निवेश कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट और बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना जो सेविंग अकाउंट है वो कहाँ पर खुलवाना है इसका फैसला कर सकते हैं और अपना सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है उसके बारे में जानते हैं, वो है आपका इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों, जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है उसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेज करती है पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, फिर बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उसको मैनेज करती है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में रिवाइज करा जाता है मार्केट के कंडीशन को देखते हुए, ताकि आपको अपने पैसे के सही वैल्यू मिल सके, सही रिटर्न्स मिल सके। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आप जितना भी पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं उस पर आपको हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब हर महीने आपके अकाउंट में जितना बैलेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको उस डिपॉजिट अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि आज के रेट में लगभग 4% का है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, साल में एक ही बार आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। मतलब ये कि आप जितना भी पैसे रखेंगे पूरे साल भर के दौरान में अपने सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के, उसमें एक बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी साल के खत्म होने पर। वही अगर हम बात करते हैं बैंक के सेविंग अकाउंट की, तो बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई। तो आरबीआई के नियम के हिसाब से आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में रिवाइज होती रहती है एज पर मार्केट कंडीशन। तो अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं तो यहाँ पर भी आपके जो डिपॉजिट्स रहेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बैंक के सेविंग अकाउंट्स में आपको 2.60% से लेके आपको 3.50% तक का जो इंटरेस्ट रेट है आपको अपने सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है। और दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट होता है आपको हर क्वार्टर में आपके बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे देश के टॉप 5 बैंक की, जहां पर आपको सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो कुछ इस तरह मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 2.70% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक में 3.50% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक में 3.50%, एक्सिस बैंक में 3.25%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.50% और पंजाब नेशनल बैंक में 2.70% का जो इंटरेस्ट है आपको अपने सेविंग अकाउंट पर मिल जाता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा रखेंगे उसके हिसाब से एवरेज निकाल के आपको ये जो परसेंटेज है हर क्वार्टर में आपके अकाउंट पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके जो दूसरा डिफरेंस है वो है इसके फीचर्स। अगर आप पोस्ट ऑफिस के फीचर्स देखेंगे तो वहां पर अगर आपको डिपॉजिट करवाना है या फिर अगर आपको कोई लेन देन करना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस से जाकर आप लेन देन करते हैं। यहाँ पर आप एटीएम कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजों के लिए बाउंडेशंस है। आप सारी जो चीजें हैं अपने मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से नहीं कर सकते। यहाँ से जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है, फिर जो नेट बैंकिंग मिलती है, वहां पर बहुत सारी चीजों का रिस्ट्रिक्शंस भी होता है। उसमें आपको वाइड फैसिलिटी नहीं मिल पाती। मतलब बहुत सी फैसिलिटीज जो है आपको एटीएम कार्ड में, फिर नेट बैंकिंग पे नहीं मिल पाती, जो कि थोड़ा सा असुविधा होता है आप अगर उसको मैनेज करते हैं तो। आपको कुछ भी अगर चेंजेस करवाना है, अगर कुछ भी अपडेट करवाना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके आवेदन देके उसका प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक में है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो बैंक होता है डेडिकेटेड होता है सिर्फ बैंकिंग सर्विस के लिए। तो इसीलिए आपको सारी चीजें आपको बैंकिंग से रिलेटेड वो अपग्रेड करती रहती है समय समय के हिसाब से, और आपके हर जो फीचर्स है, जरूरी फीचर्स है, वो ऐड करती रहती है। अगर आप बात करते हैं इसके एटीएम कार्ड की, चेकबुक की, नेट बैंकिंग की या फिर मोबाइल बैंकिंग, तो इसमें लगभग आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग में जाते हैं तो लगभग 70 से 80% जो आपके बैंकिंग रिलेटेड काम होते हैं वो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ही हो जाते हैं। इसको जो एटीएम कार्ड्स होते हैं
उसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके तीसरे मेजर डिफरेंस की, वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब दोस्तों आप अपने अकाउंट को कितने अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की, तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं हमारे देश में। हमारे देश में लगभग 1,55,000 के आसपास में पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेस है, जिसमें से 1,35,000 के आसपास जो ब्रांचेस हैं उसमें आपको बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है। अगर आपका कहीं पर ट्रांसफर होता है या फिर आप कहीं पर रिलोकेट होते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं बैंक की, तो बैंक जो है दोस्तों ज्यादातर अर्बन एरियाज में फोकस करते हैं, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाती। तो वहां पर ज्यादातर लोग जो है अपने पैसों को पोस्ट ऑफिस में ही जमा करना पसंद करते हैं। हमारे देश में आज के रेट में लगभग 1,08,000 के आसपास में बैंक के ब्रांचेस हैं, जो कि सारे बैंकों को मिला के है। अगर हम बात करते हैं हमारे टॉप 5 बैंक्स की, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास ही लगभग 24,642 ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करते हैं पीएनबी के, तो उसके पास में 10,925 ब्रांचेस है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो उसके पास में 9,474 ब्रांचेस हैं। आईसीआईसीआई बैंक के पास भी लगभग 5,255 ब्रांचेस हैं। एचडीएफसी के पास भी लगभग 5,234 ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों ये जो बहुत सारे ब्रांचेस, ये जो टॉप 5 बैंक है उसके ब्रांचेस है। तो छोटे छोटे बैंक को तो आप भूल ही जाओ कि जो छोटे बैंक्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड प्लेस पर ही होते हैं, इसीलिए उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफी कम होती है। अगर आप बात करें अकाउंट ट्रांसफर कराने की, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसको आप कभी भी कहीं पर भी आराम से ट्रांसफर करवा सकते हैं। जहां पर भी आप रिलोकेट होते हैं या फिर जहां पर भी आपका पोस्टिंग होती है या फिर ट्रांसफर होता है, आप आसानी से अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट उसको ट्रांसफर करवा के ले जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इंडिया के हर छोटे बड़े गाँव में भी, शहरों में भी आपको आसानी से पोस्ट ऑफिस कहीं न कहीं पर मिल जाता है। हर 5-6 गाँव में आपको एक पोस्ट ऑफिस मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप बात करें बैंकों की, तो हर 10-12 गांव में एक बैंक होता है। अगर आप किसी ग्रामीण एरिया की बात करें तो वो तो बहुत ही रेयर होता है कि आपको 10-12 गांव में भी एक बैंक देखने को मिल जाए। तो वहां पर अगर आपका रिलोकेशन ऐसे जगह पर होता है तो हो सकता है आपको अकाउंट ट्रांसफर कराने में दिक्कत हो। इसका जो अगला डिफरेंस है दोस्तों, वो है आपके इंटरेस्ट पर मिलने वाला टैक्स। तो इसमें आपको कुछ खास डिफरेंस है नहीं, दोनों में आपको 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको टैक्स फ्री मिलता है। उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसका जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80 TTA के तहत, जिसके अनुसार आपको 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट इनकम होती है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर में, वो टैक्स फ्री होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, तो उससे जो भी आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का TDS नहीं कट। अगर आपका अकाउंट बैंक में है और उसमें अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसमें अगर आपका जो इंटरेस्ट इनकम होता है तो वहां पर आपका TDS कट किया था। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से TDS नहीं कटवाना है अपने इंटरेस्ट इनकम का, तो आपको वहां पर फॉर्म 15G और 15H जमा करना पड़ता है, जिसके बाद में आपका TDS नहीं कटता। इसका जो अगला डिफरेंस और काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सर्विस का। पोस्ट ऑफिस वालों के पास में कुरियर का भी काम होता है, पोस्टेज का भी काम होता है, साथ में उनका जो बैंकिंग का भी काम देखना पड़ता है। तो अगर उनके पास में हो सकता है पोस्ट का काम ज्यादा हो या फिर पोस्टेज के काम में उनके पास में भीड़ ज्यादा हो, तो वो सबसे पहले अपने मेन काम को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में फिर बैंकिंग को प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं कहीं पर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती, अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, हो सकता है कि पोस्टमैन आपके साथ में गलत व्यवहार करे, अच्छे से बात ना करे, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो बैंक जो होता है प्रॉपर आपका बैंकिंग सर्विस के लिए ही डिजाइन होता है। तो वहां पर जो डेडिकेटेड एम्प्लॉय होते हैं वो आपको सिर्फ बैंकिंग ही करते हैं और उनके पास में कोई दूसरा काम नहीं होता। तो अगर आपका अकाउंट बैंक में है तो वहां पर आपको प्रॉपर सर्विस मिलती है। वहां पर हर एक जो बंदा होता है वो बैंकिंग के लिए ही डेडिकेटेड होता है, तो वो आपको उस चीज में अच्छी से सुविधा दे पाते हैं, अच्छे से जानकारी दे पाते हैं और आपको पूरा सहयोग कर पाते हैं। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो वहां पर आपको सर्विस अच्छी मिलती है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो अच्छी सर्विस आपको मिल सकती है, बट वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। इसका अगला डिफरेंस है दोस्तों आपका अकाउंट ओपनिंग एज। अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया है वो है 10 साल का। तो मिनिमम कोई 10 साल का बच्चा है वो भी अगर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करवा के उसको खुद से मैनेज कर सकता है। लेकिन वही अगर कोई 10 साल का बंदा बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो वो नहीं करवा सकता। बैंक में जो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग एज है वो है 18 साल। अगर कोई 18 साल से कम एज का जो बच्चा है अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो वह अपना अकाउंट अंडर गार्जियन अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसके लिए उसके माता पिता का कंसेंट जरूरी होता है। उसके बाद ही बैंक उसका अकाउंट ओपन करती है। अगर हम बात करते हैं इसके मिनिमम डिपॉजिट्स की, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आज के डेट में मिनिमम डिपॉजिट आपका 500 रुपीज है। 500 रुपए देके आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग
सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो बैंक में मिनिमम अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मिनिमम 500 रुपये 1000 रुपये देकर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक पर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर मिनिमम 3000, 5000, 10,000 लोकेलिटी के हिसाब से उसका जो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो डिपेंड करता है। तो आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से कोई सा भी बैंक आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है दोस्तों सिक्योरिटी का। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर। आप जितना भी पैसे डिपॉजिट करते हैं उसमें 100% आपका जो पैसा होता है वो सिक्योर होता है, क्योंकि ये जो पैसा होता है गवर्नमेंट मैनेज करते है, उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करेंगे वो नो रिस्क की कैटेगरी में होता है। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा डिपॉजिट करेंगे वो टोटल आपका रिस्क फ्री रहेगा, 100% रिस्क फ्री रहता है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंक को रेगुलेट करती है आरबीआई, और आरबीआई के हिसाब से बैंक में जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उसको जो बैंकें होती है अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से फिर वो आपको इंटरेस्ट देती है, आपको डिपॉजिट्स पर आपको इंटरेस्ट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि बैंक जो अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करती है अगर वो कहीं गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दे या फिर कोई ऐसा लोन दे दे जहां पर उनकी लोन की रिकवरी मुश्किल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में अच्छे अच्छे बैंक भी डूब जाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम सुना ही होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यस बैंक जो डूब गए लोन देने के बाद में, उनकी लोन की रिकवरी नहीं हुई। तो उन लोगों में क्या होता है दोस्तों, आपके जो डिपॉजिट किए गए पैसे होते हैं उसी पैसे को उठा के लोन के रूप में देते हैं, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से जो भी इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर में फिर आपको इंटरेस्ट देते हैं, आपको विड्रॉवल देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बैंक डूब जाता है, फिर कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देता है और उनके पैसा वापस रिकवर नहीं हो पाता, तो ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके पैसे वहां पर डूब सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जहां पर भी अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो इंश्योर्ड होता है। आपको जो पैसा इंश्योर्ड होता है दोस्तों वो होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि DICGC के तहत। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड रहता है। अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जो आपका जो डिपॉजिट रहेगा वो सिक्योर रहेगा। अगर कोई भी बैंक डूब जाता है या फिर बैंक्रप्सी फाइल कर देता है तो उस सिचुएशन में आपका 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो आपको वहां पर वापस नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेफर ऑप्शन की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस काफी ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू बैंक। अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपना जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बैंक में भी खुलवा सकते हैं, मगर आपको कोई ऐसा बैंक सिलेक्ट करना चाहिए जहां पर आपके पैसे के डूबने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो। जैसे टॉप के जो 5 या 10 बैंक है वहां पर ही आपको अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों यह रही पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट का सेविंग अकाउंट में डिफरेंस, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको जो भी ज़रूरत है, आपकी जो प्रायोरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पैसे को सही जगह पर डिपॉजिट कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी जिससे आप अपने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको आने वाले समय पर और भी मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।